तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था? तो आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने केपलर्स लॉ देखे थे। चैप्टर नंबर हमारा जो 8 है वो स्टार्ट हुआ था। नेम ऑफ द चैप्टर इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, ओके। सबको पता है ग्रेविटेशन क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे पड़ता है तो हम कहते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, आप लोग अगर कार्टून वगैरह देखते हो तो आपको पता होगा, बुद्ध बद्री एक कार्टून आता है, उसमें अभी ग्रेविटी का एक्सपेरिमेंट बताया है। उन्होंने न्यूटन से भी बड़ी खोज की थी। कैसे न्यूटन से बड़ी खोज की उन्होंने, पता है किसी को? हाँ, उन्होंने एक साइंस फेयर में अपना एक एक्सपेरिमेंट बनाया। तो कि सर हमने न्यूटन से भी बड़ी खोज की है। तो कि क्या बड़ी खोज की? तो कि न्यूटन ने तो सिर्फ एप्पल पे एक्सपेरिमेंट किया था, हमने तो तरबूज पे किया है। तो न्यूटन से बड़ी खोज हमारी हो गई। हाँ ठीक। तो केपलर्स लॉ हमने देखे थे बच्चों। केपलर्स लॉ, भाई केपलर नाम के साइंटिस्ट ने 3 लॉ हमें दिए थे, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। लेक्चर अपलोड हो रहा है, आपको अपलोडिंग मिल जाएगी अगर किसी का रह गया है तो। केपलर्स फर्स्ट लॉ ये था बच्चों कि ऑर्बिट में जो है ना, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स था, यानी एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट, नॉट सर्कुलर ऑर्बिट, एलिप्टिकल, अंडे जैसा से। और उस एलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी एक फोकाई पे सन सिचुएटेड है। सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ एरिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भाई कि जो सन और अर्थ को या प्लेनेट को ज्वाइन करती हुई लाइन है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप आउट करती है, कवर करती है। ये हमने सेकेंड लॉ में देखा। और थर्ड लॉ था लॉ ऑफ पीरियड्स, जिसमें हमने बात किया था भाई स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द एनी प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस। दिस इज द थर्ड लॉ व्हिच इज नोन एज लॉ ऑफ पीरियड्स। बट इन तीनों में से ये हम लास्ट में देखने वाले, इसका प्रूफ नहीं देखा था, हमने कहा था मैं लास्ट में आपको करवा दूंगा, तो इसकी चिंता नहीं करें। हाँ, पर इसमें कुछ आपने देखा था वो याद होना चाहिए। डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू एल अपॉन 2m। दिस इज द एरियल वेलोसिटी। ये हमने डिटेल में देखा था, इसका प्रूफ भी आपको मैंने दिया था। क्लियर है? इसको रिवीजन बोलते हैं हम लोग। ये रिवीजन हो गया, ठीक। अब एक एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल ग्रेविटेशन का, वो कर लेते हैं। उसके बाद ग्रेविटेशन का लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहला एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ठीक है? चलो, तो बच्चों पहला एग्जाम्पल है, लेट द स्पीड ऑफ द प्लैनेट एट द पेरिहीलियन p in figure 8.1 a b vp and the sun planet distance sp be rp. Relate rp vp to the corresponding quantities at the aphelion ra va. Will the planet take equal times to traverse BAC and CPB? अब देखो यहां पे समझना है, डायग्राम हमें दिया है 8.1a। कौन सा डायग्राम? 8.1a। तो ये एग्जाम्पल है। किसी का माइक ऑन है बच्चों? किसी का माइक ऑन है? माइक बंद कर दो, नहीं तो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, फिर आवाज बिगाड़ेगी अपनी रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो डायग्राम है एग्जांपल 8.1
सॉल्व करते हैं। ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये बी है और ये ए है और यहां पे सन है। तो हमें बताना है कि भाई इनके बीच का रिलेशन क्या है, कौन कौन सी क्वांटिटी है। तो चिंता मत करो, बिल्कुल सिंपल बात है, आओ समझो। तो इसको पेरिहीलियन बोलते हैं, इसको एपिहीलियन। पेरिहीलियन क्या हो रहा है, वॉइस लैगिंग। अब देखो, अब सही हो जाएगा, नेट इश्यू होगा। ये कोई बीच में बच्चों, कोई बीच में किसी का माइक ऑन था इसलिए ऐसा हो रहा है। बच्चों माइक बंद कर दो, एप्लीकेशन पे देख रहे हो, रिकॉर्डिंग में भी तकलीफ आ रही है, ठीक है। हाँ अच्छा, होस्ट चेंज कर दो, यानी नेतागिरी स्टार्ट कर दो तुम लोग। हाँ मैसेज आ रहा है, होस्ट चेंज कर दो, यानी नेतागिरी चालू। हाँ चलो बढ़िया है, वोटिंग करवा लेते किसको नेता बनना है। चलो ठीक, हाँ अब सही है, अब लैगिंग है या सही है। देखो यार, रिकॉर्डिंग पॉज कर देते हैं तो। चलो बच्चों क्लियर हो गया। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन क्या था वो कि भाई इसमें क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो पेरिहीलियन है, मान लो प्लेनेट अगर पेरिहीलियन पे है और वो इस डायरेक्शन में रोटेशन या रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी अगर ड्रॉ करनी है तो यू हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट, यू हैव टू ड्रॉ टेंजेंट एट द पॉइंट P एंड द वेलोसिटी बिकम्स Vp। ओके, ये गिवन है। और ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज Rp फ्रॉम द सन। अब एपिहीलियन यानी सन से सबसे दूर वाला पॉइंट, वहां पे जब प्लेनेट आएगा तो ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे एंड दिस विल बी द वेलोसिटी Va, वेलोसिटी एपिहीलियन। और ये जो डिस्टेंस है इसको उन्होंने बोला है Ra। हमें Rp Vp और Ra Va का रिलेशन बनाना है। तो सिंपल कंसेप्ट क्या है, देखो सॉल्यूशन। इस मोशन के दौरान देयर इज नो टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द, टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। टोटल टॉर्क ऑन द planet is 0, so that you can say L is constant. If L is constant, then you can write angular momentum L at perihelion is equal to at aphelion. अगर वो कांस्टेंट है, कोई क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो वो सभी पॉइंट्स पे क्या होगी, सेम होगी। तो पेरिहीलियन और एपिहीलियन का जो L है वो सेम हो जाएगा। अब आप पढ़े हो बच्चों एंगुलर मोमेंटम इन चैप्टर नंबर 7, एंगुलर मोमेंटम इन चैप्टर नंबर 7 कि भाई L इज इक्वल टू R क्रॉस P। R इज पोजीशन वेक्टर, P इज लीनियर मोमेंटम। अगर इसका मैग्नीट्यूड आप लिखोगे तो Rp sin एंगल बिटवीन R एंड P। व्हाट इज द एंगल बिटवीन R एंड P? तो बच्चों R इस डायरेक्शन में और मोमेंटम इसमें होगी ना, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी, तो दोनों के बीच का एंगल बताओ, R और P के बीच का एंगल बताओ। फॉर दिस केस व्हाट इज द एंगल बिटवीन R एंड P? चलो बताओ, व्हाट इज द एंगल बिटवीन R एंड P? दिस इज R, दिस इज P। कितनी देर? 90, यस 90, sin 91। पहला आपको मिलेगा P की वैल्यू mv होती है और mvr क्या मिलेगा, mvr। तो यहां पे हम लिखेंगे mvr एट पेरिहीलियन, mvr एट एपिहीलियन। m मास ऑफ द प्लैनेट
जो हमेशा सेम रहेगा, तो ये कट हो गया। आप कह सकोगे V इंटू आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इज द रिलेशन। ये भी एक रिलेशन हो गया ना, या अलग से लिखो VP RP बराबर VA RA, या आप लिख सकते हो VP अपॉन VA इज इक्वल टू RA अपॉन RP, दिस इज द रिलेशन। और यू कैन राइट V is proportional to R, 1 upon R, VP RP, VA RP, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, V is inversely proportional to R, this is the relation for this case। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है, क्या BPC और BAC, ये जो CAB और ये BPC, ये दोनों डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम सेम लगेगा, ऐसा पूछा है। तो कितना नहीं लगेगा, सेम टाइम नहीं लगेगा, डिफरेंट टाइम लगेगा। रीजन तो कि भाई डेल्टा A बाई डेल्टा T एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो यहां पे सन और प्लेनेट को ज्वाइन करती हुई जो लाइन है वो इतना एरिया कवर करेगी, और यहां पे वो ज्यादा एरिया कवर करेगी। अगर एरिया सेम रहता है, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्ट्रिप आउट करती है, तो ये एरिया कम है, ये एरिया ज्यादा है, तो टाइम डिफरेंट लगेगा। बोलो समझ में आया? कहां पे टाइम ज्यादा लगेगा, ये आपको समझ में आ गया। जहां एरिया ज्यादा वहां टाइम ज्यादा लगेगा, तभी तो ये रेशियो सेम रहेगा ना। अगर एरिया यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे टाइम ज्यादा लगेगा इस एरिया को कवर करने में। क्लियर? तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, हम लोग आगे बात करते हैं। डन? ये आपका कंसेप्ट चैप्टर 7 पे बेस्ड है, और अब जो भी आप स्टार्ट करोगे उसमें आपको कोई पुराना कंसेप्ट 11th का अगर नहीं आता है तो वो चलेगा। चलो डन? यस, हो गया? ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद न्यू टॉपिक, जिसको हम बोलेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोलेंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो सबको पता है कि भाई न्यूटन कहां बैठा था? पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे बैठा था, किसी का वेट कर रहा था। और किसका वेट कर रहा था पता है? किसी को पता है? बताओ, कौन बताएगा? न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा बैठा किसका वेट कर रहा था? जो सही आंसर देगा उसको इनाम मिलेगा। इनाम में है आईफोन मैक्स, एप्पल। हाँ हाँ, यानी कोई एप्पल का इंतजार कर रहा था। गलत जवाब। एप्पल तो उसके ऊपर सीट पे पड़ रहा था, भाई इंतजार किसका कर रहा था? किसका नहीं? देव चौकसी कह रहा है किसका नहीं। भाई न्यूटन न्यूटन है, किसी का तो करता होगा ना इंतजार। एप्पल गिरने का, ये भी गलत है। ग्रेविटी नहीं, ये भी गलत है। सोचो सोचो। किसका इंतजार कर रहा था? तो न्यूटन इंतजार कर रहा था बच्चों डायन का। यस, याद आया? किसी को याद आया? जो चैप्टर 2 में मैंने कहानी बताई थी आपको, कि भूल गए? हाँ, न्यूटन किसका इंतजार कर रहा था? डायन का। क्योंकि हमने आपको बताया था 1 न्यूटन वो 10⁵ डायन के बराबर होता है। दिस इज द रिलेशन इन चैप्टर 2 बिटवीन द MKS and CGS unit, system of units, MKS and CGS। yes, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। और उस टाइम पे मैंने आपको शॉर्टकट बताया था भाई 1 न्यूटन जो है वो 1,00,000 डायन के बराबर था। तो यहां पे आप वही बात करने वाले हो कि भाई न्यूटन ने क्या कहा, कि न्यूटन ने जब अपनी रिसर्च की उसके हिसाब से उन्होंने देखा कि सिर पे जो एप्पल गिरा, तो उनको ऐसा नहीं वही एप्पल से ही, ये तो कहानी बना दी गई कि भाई कहां से ये लॉजिक्स आया, कि रियलिटी भी हो सकती है। बट हम लोग भी ऑब्जर्व करते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट हम लोग अगर छोड़ते हैं तो वो कहाँ जाता है? नीचे जाता है।
ऐसा होता है। तो ये कुछ ना कुछ तो लॉजिक है। तो न्यूटन ने अपने लॉ में ये कहा, अगर हम एक पार्टिकल ले लें जिसका मास है m1 और दूसरा पार्टिकल ले लें जिसका मास है m, and the distance between them is r, तो there is a attraction force between them which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. This is the Newton's law of gravitation. समझ में आया? अगर दो मास है बच्चों, तो दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। कितने फोर्स से? तो जो फोर्स है वो उनके मास के प्रोपोर्शन में होता है और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल में है। समझ में आया? तो लॉ कैसे बनेगा? तो लॉ का जो स्टेटमेंट है जो हम बोलेंगे वो इसी इक्वेशन से बोलेंगे। एवरी पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स attracts another particle by a force whose magnitude is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Yes or no? Clear हुआ? हाँ के ना बोलो, मैसेज करो फास्ट। F is proportional to m1 m2 upon r square. This is the observation of Newton. फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का। अभी कई बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या होगा सर? हाँ, इलेक्ट्रॉन में कैसे अट्रैक्शन होगा, ऐसे कुछ मैसेज आया, मैंने देखा। हाँ के ना? इलेक्ट्रॉन में तो रिपल्सन होता है, दो इलेक्ट्रॉन हो ऐसा बोल रहे हैं। यस हाँ के ना बोलो, मैसेज करो। अच्छा, ये मैं क्या करूँगा? खुजली हो रही वो कर रहा हूँ, कोई ऐसे और कुछ मत समझना कि सर ऐसा क्या कर रहे हैं। खुजली हो रही है, पता नहीं पैसे वैसे आने वाले, ऐसा बोल रहे हैं खुजली हो रही, या कोई पीटने वाला है आज। ओके, चलो तो देखो बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वाली। कि बच्चों इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है? किसी ने क्वेश्चन किया था, हम सॉल्व तो जरूर करेंगे। तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स तो लगेगा, ग्रेविटेशनल जो अट्रैक्शन न्यूटन ने बताया वो तो लगेगा, बट इलेक्ट्रिक रिपल्सन फोर्स भी लगेगा। सेम चार्जेस रिपील करते हैं एक दूसरे को, और जो रिपल्सन का फोर्स होता है वो अट्रैक्शन से ज्यादा होता है। वो आपको मैंने चैप्टर 1 में बताया, याद करो। पहला फोर्स स्ट्रॉन्ग, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर वीक, और लास्ट में ग्रेविटेशन जो सबसे वीकेस्ट फोर्स है। ग्रेविटेशन फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स आउट ऑफ द 4 फोर्स इन द नेचर। फंडामेंटल 4 फोर्स है, याद है आपको? कौन कौन से मैं बोल रहा हूं, सुन लेना। देयर आर टोटल 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन द नेचर। पहला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये 4 फंडामेंटल है। उसमें सबसे वीक कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फर्स्ट चैप्टर में आपको मैंने पढ़ाया। चलो ठीक, आपका डाउट क्लियर ना कि क्यों इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है, उसका रीजन मैंने आपको बताया। तो F इजिकल्स टू, अब एक कांस्टेंट आएगा, 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, बताओ कांस्टेंट का सिंबल कैसा है? G, m1 m2 upon r square. This is the final equation. This is the final equation. बच्चों समझ में आया? आगे ना? चलो तो ठीक। What is G? G का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल और ग्रेविटेशन कांस्टेंट। एक कांस्टेंट है जो यूनिवर्सली उसकी वैल्यू सेम रहती है, ऐसा न्यूटन ने आपको बता दिया। और इस कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद होनी ही चाहिए। वैल्यू है 6.67 into 10⁻⁻11 या 6.67 into
10⁻11। यूनिट बनाओ। व्हाट इज द यूनिट? इक्वेशन से बनेगा भाई। ऐसे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। बोलो हाँ के यस। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। कैसे बच्चों? ये न्यूटन, ये मीटर का स्क्वायर, ये केजी, केजी, केजी का स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर ऊपर आ गया, केजी स्क्वायर नीचे चला गया। तो जी इक्वल टू आपको मिल जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। अच्छा, अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी बनेगा ना फिर तो। चैप्टर 2 डायमेंशनल फॉर्मूला भी बनेगा। कैसे? तो न्यूटन का होगा mLT 11-2, मीटर का होगा L2, केजी का होगा M2। सॉल्व करेंगे तो m-1 L3 T-2। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? mLT कैसे बनाया मैंने? देखा आपने? न्यूटन का लिखा, मीटर स्क्वायर का लिखा, केजी स्क्वायर का लिखा, फिर सॉल्व किया। अच्छा, इसको याद रखने का तरीका है, देखो 1 2 3 आके ना तरीका है ना। जैसे मैंने आपको फोर्स का याद रखवाया हुआ है, रट्टा लगवाया ऐसा मत बोलना, ट्रिक दिया था, याद हो तो। चैप्टर 2 काफी समय हो चुका है इसलिए 11-2। अच्छा, इसी के साथ दूसरी ट्रिक भी दी थी, एनर्जी वाली। एनर्जी वाली भी दी थी ना, 12-2। ये 11-2 फोर्स, एनर्जी जूल, उसका 12-2। और जी का अगर याद ना रहे तो अगर आप गुजराती खेल खेले हुए हो तो भी और तरीका भी याद है। आजू बाजू दरवाजा, बच्चे बैठा वरराजा। यस, कुछ भी अपना तरीका बनाओ। 1 2 3 आस पास में नेगेटिव है, बीच में पॉजिटिव। ये आपका तरीका रहेगा, आप अपने हिसाब से बना लीजिए। चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं और क्या। इसके एग्जांपल समझते हैं। आओ एक एग्जांपल करते हैं। M1 है, M2 है, दूरी R है और ग्रेविटेशनल फोर्स है F। ग्रेविटेशनल फोर्स इज F। ओके, अब इफ डिस्टेंस इज डबल्ड देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ F? बताइए। यस, रिड्यूस होगा पर कितना? रिड्यूस बाय 4। यस, देव चौकसी करेक्ट आंसर। देव चौकसी का आंसर करेक्ट है, रिड्यूस बाय 4। कैसे? मैंने बोला डिस्टेंस हो गया नया 2r डबल, तो आप क्या कर रहे हो? इधर देखो, r को डबल करोगे तो फोर्स r 2 गुना हुआ तो फोर्स कितना होगा? 1/r²। तो 2 का स्क्वायर 4, तो F/4। यस और नो? डायरेक्टली करो या फिर बच्चों वाला करो? हाँ, बच्चों वाला करो। देखो इसके सॉल्यूशन देखो पूरा डिटेल में। अरे सर बहुत डिटेल में समझाते हैं, एक एक बात समझाते हैं, फिर वो आप फिर उसी लेवल पे रह जाओगे। देखो बच्चों को कैसे करवाते हैं हम लोग। F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। फिर नया फोर्स हुआ F डैश इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। फिर दोनों का रेशियो ले लो F डैश अपॉन F। फिर F डैश का r² इधर गया, F का r² इधर गया। फिर बेटा वैल्यू रखेंगे F डैश बाई F बराबर r²। इसका r डैश का 2r हुआ उसका स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करेंगे r² अपॉन 4r²। ये r² गया, आपको मिलेगा F डैश इज इक्वल टू। हो देखो एक एक चीज बताइए। हाँ, खुश हो गए? हाँ, मूर्ख नहीं बनना है, ये मूर्खता है। अगर आप अपने माइंड को इतना डेवलप नहीं कर पा रहे हो, ऐसा तो है नहीं, आप कर पाओगे। अगर आप ये मेथड फॉलो कर रहे हो तो आप गलत दिशा में हो बच्चों। नीट जेई में ये ऐसा करने जाओगे तो टाइम कहाँ से बचाओगे? ठीक है, तो ये बात आपको डायरेक्टली समझनी है कि अगर डिस्टेंस डबल हो जाता है तो फोर्स फोर्थ पार्ट हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। मास 1 डबल किया जाएगा और डिस्टेंस
आधा किया जाएगा, ये थ्योरी में दिया जाएगा। तो नया फोर्स क्या होगा इसी केस में, डिस्टेंस आधा किया जा रहा है और मास डबल किया जा रहा है। जल्दी से बताओ, फिर तरीका सिखा दूंगा। यस 8 सही 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 सही। देखो यहाँ पे 8 आंसर है। कैसे, इधर देखो, एक मास डबल किया गया तो यहाँ पे 2 आ गया, ये आधा किया गया तो r/2 का स्क्वायर r/4, 4 ऊपर गया, 4 2 जा 8, बाकी सारा से ये सिंपल गेम है। कैसी लगी, आगे ना समझ में आया कि कुछ बच्चे अभी भी कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं या कुछ अपने वही मेथड कर रहे हैं। थोड़ा तो सोचना पड़ेगा, और अगर सोचना स्टार्ट नहीं किया तो कर दो, तभी आप 1-1.5 साल में जेई और नीट के लायक हो जाओगे, हो सकते हो। 1 साल ही रहा है, अब सोच लो। हाँ, आपका नेक्स्ट जनवरी के हिसाब से या कुछ अराउंड जनवरी फरवरी आपका जेई तो आ ही जाए। ठीक, चलो बढ़िया, पक्का कोई परेशानी नहीं है। अब आपको कोई परेशानी नहीं है तो बता दो। चलो एक परेशानी पैदा करता हूं थोड़ा सा डिफिकल्ट। रेडी हो, m1 हो गया पहले से आधा, m1 हो गया पहले से आधा, m2 हो गया पहले से चौथे पार्ट का, और डिस्टेंस हो गया डबल। अरे सर ये तो हो गया बहुत खतरनाक। फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। चलो बताओ, विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर 32 वेरी गुड, सभी का आंसर आ गया 32। चलो हम भी देख लेते क्या 32 डिक्रीज बाय 32, 1/32। यस 1/32। कैसे देखो, ये आधा, ये 4th पार्ट, तो 4 2 जा 8, वो नीचे रहेगा। ये डबल, ये नीचे ही है तो उसका भी 4, 8 4 जा 32, नीचे 30। ओके, दिस इज द आंसर। अगर मास डिक्रीज हो रहा है और डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली फोर्स डिक्रीज ही होगा। क्या बच्चों समझ में आया, क्लियर हुआ? चलो तो आगे चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नया कुछ पढ़ते हैं। ओके, हो गया। चलो आगे चलते हैं, बढ़िया कंसेप्ट पढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये आपका यहाँ पे खत्म हो गया। अच्छा, पर क्या फोर्स स्केलर या वेक्टर? चलो बताओ, फोर्स स्केलर या वेक्टर? फोर्स स्केलर या वेक्टर? अरे वेक्टर है यार, बच्चों को भी पता है। अगर आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है तो वेक्टर है, ये आपको पता है। फोर्स इज अच्छा, कुछ निसर्ग बोल रहा है स्केलर। खुद को एक थप्पड़ मार खींच के ऐसे जोरदार, याद रहेगा। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अरे भूल जाते, फोर्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है यार। फोर्स कैसा क्वांटिटी है यार? ये क्या है? ये कौन है? ये कौन सा इक्वेशन है? न्यूटन का कौन सा लॉ है ये क्या है? हाँ अच्छा, क्योंकि अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं इसका कोई एक्सप्लेनेशन थोड़ी होगा। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी वो तो कराया हुआ है यार, अब उसमें थोड़ी फिर से कराएंगे। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, घबराओ मत। तो हम अब इसका देखेंगे बच्चों, कौन सा फॉर्म? वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म देखेंगे बच्चों? वेक्टर फॉर्म देखेंगे। वेक्टर फॉर्म न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलो ठीक, अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो तरीका अपनाया गया है वो सही है,
पर आपको वो जल्दी से समझ में आए ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। तो मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसको आप दिमाग में बैठा लेना, फिर एनसीईआरटी से कंपेयर कर लेना। नहीं समझ में आए ऐसा नहीं होगा। चलो तो देखते हैं क्या सर क्या आपको तरीका बता रहे हैं। आइए, तो वेक्टर फॉर्म के लिए सबसे पहले आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का सहारा लेना चाहिए। यू ऑल नो दिस इज एक्स वाई जेड, ये ओरिजिन। अब आपको चैप्टर 4 में पता है आपको 2 मास लेने हैं। ये हम कह देते हैं m1 और यहां पे मैं बच्चों कह देता हूं m2। ये 2 मास है हमारे पास, m1 m2। अच्छा, आपको एक और बात बता देता हूं कि आपको पार्टिकल नेचर की बात करनी चाहिए, पार्टिकल लेने चाहिए। हाँ, आप अर्थ को भी पार्टिकल ले सकते हो, क्या नहीं? हाँ के ना? तो बच्चों लेट्स स्टार्ट अगेन। मीटिंग ज्वाइन कर ली सबने? अच्छा, तो देखो बच्चों, ये m1 मास है जिसका पोजीशन वेक्टर r1 है और ये इसका r2 है, दो। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूं, एक बात मेरी समझ लेना। मैं यहां पे लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको मैं लिखता हूं बच्चों r। तो यहां से स्टार्ट करके अगर हम इधर आ रहे हैं, m1 और m2 की दूरी नापनी है, तो यहां से स्टार्ट करके हम इधर आए, तो वेक्टर फॉर्म में आप इधर आए हो, तो सपोज कर लो ये वेक्टर r है और ये डिस्प्लेसमेंट हुई ना, यहां से यहां आए, फ्रॉम r1 पोजीशन टू r2 पोजीशन। इफ पोजीशन चेंजेस देन कौन सी क्वांटिटी आती है? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है बच्चों? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। क्या बच्चों समझ में आया? यू कैन राइट r21, यू कैन ऑल्सो राइट r21, इसको r21 लिख सकते हो, r2 माइनस r1। ठीक है, अब हम लोग वेक्टर फॉर्म की चर्चा करने वाले हैं, इसीलिए थोड़ी सी समझ आपको डेवलप करनी चाहिए। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं इसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। यू नो यूनिट वेक्टर r कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यस और नो बच्चों? You all know the unit vector because here we are discussing about the vector form of the Newton's law of gravitation, so that we have to define magnitude and direction both. And for direction we require unit vector. You all know for direction we require unit vector. तो unit vector in the direction of ये वाली डायरेक्शन का r कैरेट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? यस और नो? चैप्टर नंबर 4 की बात है, वेक्टर इस तरह से हम डिनोट करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं फोर्स ऑन m2 बाय m, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m2 बाय m2। इसको क्या लिखा जाएगा? तो मैं लिखता हूं F21। क्या लिखता हूं मैं? F21। अब अंदर जो लिखा है एनसीईआरटी में उन्होंने F लिखा हुआ है, आपके सामने है अवेलेबल, F लिखा हुआ है, चेक कर लीजिए, F लिखा हुआ है, F लिखा हुआ है। तो मैं F लिखता हूं, एनसीईआरटी फॉलो करता हूं, तो यहां पे हो जाएगा Gm1 m2 ओवर उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन होगी r कैरेट की उल्टी। क्यों? m2 पे ये m1 फोर्स लगाएगा, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या इधर होगी बच्चों? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है ना, क्या है? अट्रैक्शन फोर्स है, इसीलिए डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं? वाई देयर इज अ माइनस r कैरेट, बिल्कुल फील करना है, बिकॉज r कैरेट हमने ये डायरेक्शन ली है, r कैरेट हमने ये डायरेक्शन ली है, और 2 पे 1 इधर फोर्स लगाएगा, इसीलिए क्या आएगा बच्चों? माइनस आएगा। बोलो समझ में आया? यस और नो? क्लियर ना? बिल्कुल। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड हो गया,
ये डायरेक्शन हो गई, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म। समझ में आया? मैग्नीट्यूड लिखने में कोई तीर नहीं मारना है। क्या तीर मारना है? कुछ भी तीर नहीं मारना है। मैग्नीट्यूड तो आपको पहले से पता है, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। लिखना सिर्फ आपको क्या है, डायरेक्शन। और आपको डायरेक्शन मैं डिटेल में क्यों बता रहा हूं, बच्चे गलती करते हैं इसमें, इसीलिए फोर्स ऑन 2/1 एट्रैक्शन। हाँ, जो आर कैरेट हमने लिया है उसकी अपोजिट। चलो ठीक। अच्छा, आर कैरेट यूनिट वेक्टर है जिसका वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो वी विल गेट फाइनली न्यू इक्वेशन F इज इक्वल्स टू Gm1m2। ध्यान से देखिए, समझना है बच्चों, यहाँ पे मेरे को माइनस लिखना पड़ेगा और यहाँ पे आर वेक्टर, आर स्क्वायर तो था ही और एक और आर आ गया, या आप ऐसे ही रखो कि आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। आर कैरेट की जगह मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, माइनस Gm1m2 इनटू आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड क्यूब। दिस इज द फाइनल एंड और वी कैन से सेकंड इक्वेशन। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज द सेकंड इक्वेशन। इसी का रूप है ये बच्चों। आर कैरेट यानी क्या, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड एक दो तो पहले से थे, एक और आ गया तो तीन हो गया। चलो यहां से अगर मैं आपको कहूं तो भाई मैग्नीट्यूड लिख के बताइए तो आप क्या लिखोगे, Gm1m2 ओवर व्हाट इज आर, डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। कितना लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1। क्या बच्चों फील हुई बात, यस और नो, समझ में आई? आके ना, यस, क्लियर? तो स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। चलो पक्का। अब बात करते हैं एक और, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ पे। अब बात समझ में आई है। अगर मैं बच्चों यहाँ पे ऐसा लिखना चाहूँ, फोर्स ऑन M1/M2, तो क्या वो मुझे F लिखना पड़ेगा। पर यहाँ पे मैं अगर फोर्स ऑन 2/1, फोर्स ऑन 2/1, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फोर्स ऑन 1/2। वो क्या लिखा, फोर्स ऑन 2/1 इज इक्वल, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, फोर्स ऑन 1/2। इक्वेशन क्या बनेगा, Gm1m2 ओवर आर स्क्वायर इंटू आर कैरेट, यहाँ पे प्लस। क्यों बच्चों, 1 पे 2, मान लीजिए 2 पे 1 है तो 1 पे 2 किधर लगेगा, इधर लगेगा ना, फोर्स ऑन 1/2। वो आर कैरेट की डायरेक्शन में होगा, अट्रैक्शन, प्लस आया। क्या दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है? From these two you can say magnitude of both is equal and direction is opposite. So you can write this if you want to write in magnitude form. दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, याद है? न्यूटन्स थर्ड लॉ, हाँ कि ना? न्यूटन्स थर्ड लॉ यही होता है ना। क्या होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल एंड ऑपोजिट, यानी ये म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अच्छा, इस प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी एक और सुनिए, एक और प्रॉपर्टी सुनिए। यस, अगर ये पार्टिकल एक इधर है और ये दूसरा है तो ये इधर ही खींचेगा, ये खींच के इधर नहीं जाएगा, या खींच के इधर नहीं जाएगा। यानी ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो अलोंग द लाइन लगता है, अलोंग द लाइन लगेगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स। ऐसे ही खींचे, अगर वो अट्रैक्शन कर रहा है तो वो ऐसे या कहीं और नहीं जाएगा, अलोंग द लाइन ही आएगा। ठीक है, ये छोटी सी बात है, हालांकि पता होती है आपको, पर ये मैं बता रहा हूं।
क्लियर? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बिल्कुल पक्का, स्केलर फॉर्म भी हो गया और वेक्टर फॉर्म भी हो गया, और न्यूटन्स थर्ड लॉ इसमें ओबे होता है क्योंकि दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे पे इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्स लगाते हैं। क्लियर है ये? हाँ कि ना? समझ में आया? यस और नो? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और होमवर्क में यही रहेगा। आज शाम के सेशन का मैं आपको मैसेज करता हूं अभी।